Hello everyone, welcome to all. Myself Divya Jain and today we study the standard 9 chapter number 5 the fundamental unit of life. So dear students, do you know what is the main part or a main fundamental the functional unit of our life or a functional unit of our body? It is a cell. तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इट मीन्स सेल के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो आपकी बेसिक बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट आता है कि आपको अगर बायोलॉजी स्टडी करनी है तो सबसे पहले बेसिकली आपको सेल के बारे में जानना पड़ेगा क्योंकि सेल जो है वो सबसे बेसिक पार्ट है बायोलॉजी का और जहां से हम बायो की स्टार्टिंग कर सकते हैं क्योंकि हम कोई भी आगे जाके कितना भी बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे अगर हमें सेल के बारे में अगर हमारे पास उसका बेसिक नॉलेज नहीं है तो वो काम नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो 9th स्टैंडर्ड में ये यूनिट दिया है आपको चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके अंदर हम सेल के बारे में जो भी है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से की गई है। तो चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो एक स्टोरी मतलब कि एक स्मॉल इंसिडेंट से की गई है। जो इंसिडेंट क्या है तो आपको मैं सिंपल वे में इंसिडेंट बता देती हूँ कि एक बार जो थे तो रॉबर्ट हुक करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कॉर्क की एक स्लाइस ली। अब कॉर्क क्या है तो कॉर्क एक सब्सटेंस है जो बार्क ऑफ द ट्री मतलब कि ट्रीज की बार्क में से हमें मिलता है। तो उस कॉर्क की उन्होंने स्लाइस ली रॉबर्ट हुक ने। अब स्लाइस थीन स्लाइस ली, स्लाइस का मतलब क्या है तो हम दो तरह के सेक्शंस किसी भी चीज में के ले सकते हैं। दो सेक्शन कौन कौन से, एक होता है लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन और एक होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। मतलब कि ट्रांसवर्स मतलब कि उसका आड़ा छेद और लॉन्जिट्यूडिनल मतलब खड़ा पार्ट। तो उसके दो तरह के हम सेक्शन ले सकते हैं। तो उन्होंने एक सेक्शन लिया, थीन स्लाइस ली। अब उस थीन स्लाइस में अब ये जो हम बात कर रहे हैं वो बात कब की कर रहे हैं 1665 की। तो 1665 में अब उस टाइम पे इतने माइक्रोस्कोप डेवलप्ड नहीं थे। तो जब माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट नहीं थी तो उन्होंने कैसे ये मतलब फाइंड आउट किया। तो एट द टाइम उन्होंने क्या किया तो उस समय उन्होंने होममेड जो माइक्रोस्कोप था उसकी हेल्प से उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। और उसकी हेल्प से जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया तो उन्हें एक छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखे उसके अंदर। जो हम हनीकॉम जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं ना उस तरह के हनीकॉम के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो वैसा स्ट्रक्चर उनको उसके अंदर दिखे। तो उन्होंने उस चीज को क्या नाम दे दिया, उन्होंने रॉबर्ट हुक ने उसको दिस बॉक्सेस आर कॉल्ड अ सेल मतलब उन छोटे छोटे बॉक्सेस को उन्होंने सेल बता दिया। एंड द सेल इज द लेटिन वर्ड फॉर अ लिटल रूम। सेल जो है वो एक लेटिन वर्ड है लिटल रूम का। याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये मतलब जो साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं जो हम बोल रहे हैं कि कौन से ईयर में फाइंड आउट हुआ है, तो ये जो चीजें है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपके 1 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आ सकती है। दिस में सीम्स टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट। मतलब कि ये जो इंसिडेंट हमने देखा कि उन्होंने भाई एक स्लाइस ली बार्क के ट्री की और कॉर्क की और फिर उस कॉर्क में उन्होंने फाइंड आउट किया कि छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखे हनीकॉम के कंपार्टमेंट के जैसे। तो ये जो उन्होंने देखा ये जो एक इंसिडेंट था छोटा सा, तो ये इंसिडेंट था तो एकदम ही छोटा पर ये इंसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था और ये साइंस की हिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला इंसिडेंट था। तो इसी तरह से दिस वे द वेरी फर्स्ट टाइम that someone had observed that a living things appear to consist of separate units। मतलब कि एक पहली बार ऐसा हुआ था कि जब किसी ने एक सेपरेट यूनिट्स के बारे में सोचा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। द यूज ऑफ द वर्ड सेल to describe this unit is being used till this day in biology। और आज के दिनों में हम उसी वर्ड को सेल के नाम से जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए किससे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स,
इस चैप्टर के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो पूरी की पूरी बात हम सेल के बारे में कर रहे हैं। तो ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, तो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, मतलब कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बने हुए हैं। तो अब इसके लिए हमारे पास में एक एक्टिविटी है, तो एक एक्टिविटी जो है वो हम देख लेते हैं। तो उस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, तो लेट अस टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ऑनियन बल्ब, मतलब कि हमें एक ऑनियन बल्ब लेना है। ऑनियन बल्ब मतलब कि हम लोग घर पे जो ऑनियन खाते हैं ना, तो उस ऑनियन को लेना है। अभी कई बार हम लोगों ने ऑनियन काटते टाइम देखा होगा कि उसके अंदर जब हम देखते हैं तो कई बार ऑनियन को जब हम कट करते हैं उसके पीसेस को, तो हमने देखा होगा कि इनर साइड में से एक ट्रांसपेरेंट लेयर आपके हाथ में आ जाता होगा। और ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर आपके पास में आ जाता है, तो आपने देखा होगा कि ये ट्रांसपेरेंट लेयर जो है, उस ट्रांसपेरेंट लेयर को हम पील बोलते हैं, पील ऑफ द स्किन। उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, फॉर्सेप की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फॉर्सेप वी कैन पील ऑफ द स्किन, मतलब कि हमें उसकी स्किन की पील लेनी है, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। फ्रॉम द कॉन्केव साइड से लेनी है, इनर लेयर से ऑफ द ऑनियन। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। याद रखना फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, तो ये जो हमने ऑनियन बल्ब की पील ली है उसको हमें कहाँ पे रखना है, तो इमीडिएटली हमें वॉच ग्लास के अंदर, उसको वॉच ग्लास में जो पानी भरा हुआ वॉच ग्लास है उसमें रखना है। तो हमने पानी भरा हुआ वॉच ग्लास ही क्यों लिया, हम प्लेन वॉच ग्लास भी ले सकते थे रखने के लिए। तो हमने पानी भरा हुआ वॉच ग्लास इसलिए लिया ताकि वो जो हमने पील रखी है वो पील फोल्ड ना हो जाए। अगर पील फोल्ड हो जाती है तो हमें जो सेल्स है वो प्रॉपरली नहीं दिखाई देंगे। और अगर ये पील टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, सूख जाती है बिना पानी के, तो भी हम उसके सेल्स को प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई वी टेक द वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर, इसीलिए हमने पानी भरा हुआ वॉच ग्लास लिया। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। जो मैंने आपको बता दिया कि उस पील को फोल्ड होने से या ड्राई होने से बचाने के लिए हमने वॉच ग्लास में लिया। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। अब हमने क्या किया, तो एक ग्लास स्लाइड ली, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ पील। मतलब कि अब हमने क्या किया, एक ग्लास की स्लाइड ली और उसके ऊपर हमने क्या किया, वाटर का एक ड्रॉप रखा। फिर जो हमने जो पील ली थी उस पील का छोटा सा पीस हमने वहां से लेके वॉच ग्लास के ऊपर रख दिया। अब वॉच ग्लास में से उस पील को लेके ग्लास स्लाइड के ऊपर हमने रख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो पील ली है तो हमें ध्यान रखना है कि वो जो पील है वो परफेक्टली स्लाइड के ऊपर फ्लैट वे में आनी चाहिए। और ये जो थीन लेयर है वो हमने किससे लिया है, मतलब पेंट ब्रश से हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, तो जिससे वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगी। नाउ अब उसके बाद में हमें क्या करना है, तो उस पील के ऊपर हमने एक ड्रॉप आयोडीन का डाला। अब आयोडीन जो है, यहाँ पे सेफ्रेनिन सॉल्यूशन रखा है, बट देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ स्टेन, आयोडीन एंड सेफ्रेनिन। तो स्टेन के दो टाइप्स है, एक आयोडीन सॉल्यूशन होता है और एक सेफ्रेनिन सॉल्यूशन होता है। कॉमनली बायोलॉजी में जो बेसिक एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं उनके अंदर हम मोस्टली यही सॉल्यूशंस यूज करते हैं, और अदर स्टेन में मिथिलीन ब्लू वगैरह और भी अलग अलग स्ट्रेन्स इसमें यूज होते हैं। बट इसके लिए हमने सेफ्रेनिन सॉल्यूशन लिया, उस पीस के ऊपर एक ड्रॉप। उसके बाद में हमने उसके ऊपर कवर स्लिप रखनी है। तो वो कवर स्लिप हमें उस तरह से रखनी है कि जिससे ये जो हम मतलब कि कवर स्लिप रखेंगे उसके अंदर और सेल्स के बीच में बिल्कुल भी वन ड्रॉप भी एयर नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से हमें उसको रखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं, टेक केयर टू कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ नीडल। नीडल की हेल्प से, माउंटेनिंग नीडल की हेल्प से हमें उसको रखनी है जिससे एयर बबल्स ना आए। बस, तो फिर अब हम उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, अब उसको हमें माइक्रोस्कोप के अंडर रख के नॉर्मल माइक्रोस्कोप में हमें उसको ऑब्जर्व करना है। फोकस हमारा 10x या फिर 40x होना चाहिए इसके लिए, तो इसमें हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, तो हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, तो वो सेल्स जो ऑनियन पिल के हैं उसमें हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। और जिसके अंदर हम क्या देखेंगे,
तो आउटर साइड में आउटर लेयर्स हमें दिख रहे हैं वॉल्स के, जिस और मिडल में हमें सेंटर पॉइंट्स दिख रहे हैं जो डॉट डॉट वे में है। तो वो जो डॉट डॉट है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो आसपास मतलब कि सारे ही बाकी जो बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर है उनको हम सेल्स बोलते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें कुछ उसके अंदर दिखता है। अब हम आगे देखते हैं, व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में क्या है। तो दिस स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, ये जो स्ट्रक्चर्स है वो सारे ही एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब, और ये जो स्ट्रक्चर्स है वो एक ऑनियन बल्ब के जैसे बिग स्ट्रक्चर में भी हमें, मतलब कि ऑनियन बल्ब के सारे ही जितने भी ऑनियन बल्ब्स में हम निकालेंगे, चाहे वो किसी भी साइज का, छोटी साइज का ऑनियन बल्ब ले या बड़ी साइज का, तो भी सारे उसके हमें क्या दिखेंगे, सेल्स सिमिलर दिखेंगे माइक्रोस्कोप में। These small structures that we see are the basic building unit of the onion bulb, मतलब कि ऑनियन बल्ब बनाने के लिए ये जो हमने देखा, जो सेल्स देखे, वो उसके बेसिक यूनिट है। सेम एज अ ह्यूमन बींग्स में भी होता है कि ये जो है वो सेल्स सारे बेसिक यूनिट है। इसीलिए हम सेल्स को हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं, बोलते ही हैं। अब हम देखेंगे हमारे जो मतलब कौन कौन से साइंटिस्ट ने कब क्या फाइंड आउट किया, कौन सी ईयर में। याद रखना फ्रेंड्स, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चंस में से हो सकते हैं, और मोस्टली आपका आता है कि सेल का फाइंड आउट किसने किया, और सेकंड आएगा आपका न्यूक्लियस का फाइंड आउट किसने किया। तो हम देखते हैं, सेल की फाइंड आउट तो हमने देख ही ली, फर्स्ट डिस्कवर किसने किया है, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। उसके बाद में ल्यूएन हॉक ने 1674 के अंदर जो इम्प्रूव माइक्रोस्कोप था उसके अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम हम जो पॉन्ड वाटर होता है, मतलब कि जैसे बारिश का पानी गिरता है और कहीं एक जगह पे खड्डों में पानी भर जाता है, तो उसके अंदर उन्होंने क्या देखा, तो उसके अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम फ्री सेल्स को आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद बात आती है रॉबर्ट ब्राउन की। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर न्यूक्लियस को फाइंड आउट किया था सबसे फर्स्ट। देन परकिंजे ने 1839 के अंदर प्रोटोप्लाज्मा टर्म्स से उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सेल के अंदर का फ्लूइड देखा और उन्होंने सेल थियोरी दी। और सेल थियोरी क्या है, तो सेल थियोरी इट मींस कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वाज प्रेजेंटेड बाय 2 बायोलॉजिस्ट। मतलब कि सेल जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में ही कंपोज होते हैं, दोनों में सेल्स होते हैं, और सेल जो है वो हमारी लाइफ का एक बेसिक यूनिट है। तो ये जो है वो हमें मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ तक का 1 मार्कर क्वेश्चंस में था। नाउ द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप वर्ल्ड, मतलब कि मैग्नीफाइंग लेंस की जो डिस्कवरी थी वो हमारे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। It is now known that a single cell may constitute a whole organism as in a amoeba. तो मतलब कि अब हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके सेल्स के हिसाब से कितने पार्ट्स होते हैं। तो सेल्स के हिसाब से हम ऑर्गेनिजम्स के 2 पार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म and the second one is the multicellular organism. So what is mean by the unicellular organism? So the unicellular, uni it means single. तो सिंगल सेल जिस ऑर्गेनिज्म का पूरा सिंगल सेल एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे वर्क करता है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि इसके एग्जांपल में हम अमीबा, पैरामीशियम को दे सकते हैं, क्लैमिडोमोनास है और बैक्टीरियाज है, तो इसको हम ले सकते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है, मतलब कि जो एक ऑर्गेनिज्म एक ही बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ पे डिफाइन भी दी हुई है, मैनी सेल ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी and assume different functions in it to form
वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक ही बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं तो उसको हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सच एज अ सम फंगी, मतलब कि जैसे कि कुछ फंगस होती है, प्लांट्स। उसके बाद में हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को भी इस मल्टीसेल्युलर में इंक्लूडेड कर सकते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने देखा कि सेल्स क्या है। अब आप देखिए कि सेल्स जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हम किसी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ले तो सेल्स जो है वो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हमें दिखते हैं। जैसे कि देखिए स्मूथ मसल सेल्स है, ब्लड सेल्स है, नर्व सेल्स है, उसके बाद बोन सेल्स, ओवम, स्पर्म, फैट सेल। तो ये जितने भी सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो सारे ही सेल्स डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं। सबका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। जैसे कि मसल सेल्स, उसका वर्क है मस्कुलर ऑर्गन्स में, जैसे कि रिलैक्सेशन और कंप्रेशन का। उसके बाद में ब्लड सेल्स जो है, तो ब्लड सेल्स तीन टाइप के होते हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल्स, तो उसका फंक्शन क्या है? तो आरबीसी का मेन फंक्शन जो है वो है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन्स या न्यूट्रिएंट्स हैं तो उन सबको हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब कि पूरी बॉडी में उसको ट्रांसफर करना। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है? तो डब्ल्यूबीसी हमारी इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। और प्लेटलेट्स जो है उनका मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम के अंदर, मतलब कि अगर हमें कहीं पे कुछ लग जाता है तो हमारा ब्लड क्लॉट होता है, उसके बाद में विद इन 2 और 3 मिनट्स में बंद हो जाता है ब्लड आना। तो वो जो है क्लॉटिंग सिस्टम में प्लेटलेट्स वर्क करती है। नर्व सेल्स, हमारे जितने भी मतलब सेंसेस हैं उन सब में नर्व सेल्स फंक्शन करते हैं। ओवम एंड स्पर्म वो रिप्रोडक्टिव वर्क में फंक्शन करते हैं। फैट सेल जो हमारी बॉडी में फैट को बढ़ाते हैं और अदर एक्स्ट्रा फूड को हमारी बॉडी में स्टोर करते हैं। तो ये जो वेरियस सेल्स ह्यूमन बॉडी के हैं उनके सारे के फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट है। अब हम देखेंगे कि जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म जिस तरह से वो अपना चेंज मतलब कि शेप भी चेंज करता है। जैसे कि सिंगल सेलुलर हमने देखा, द शेप एंड साइज ऑफ अ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफाइड फंक्शन दे परफॉर्म। जो स्पेसिफाइड फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं उसका शेप और साइज अलग होता है। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव अ चेंजिंग शेप्स। कुछ सेल्स ऐसे हैं जैसे कि अमीबा, तो वो अपना शेप क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इन सम केसेस द सेल शेप could be more or less fixed and peculiar for particular type of cell, मतलब कि वो एक पर्टिकुलर सेल टाइप के लिए ही होते हैं, कुछ शेप फिक्स होते हैं। तो ऐसे जो शेप है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं नर्व सेल का, वो टिपिकल शेप है और वो फिक्स भी है ऐसे अपना शेप। अब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है, उसकी बेसिक फंक्शंस अलग अलग होते हैं सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि हमारे हार्ट, तो हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट का फंक्शन जो है वो ब्लड पंपिंग करना है। ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट टू पंप ब्लड, अ स्टमक टू डाइजेस्ट अ फूड, मतलब कि हमारा जो स्टमक है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। तो इसी तरह सारे मतलब अलग अलग ऑर्गन्स के फंक्शन अलग अलग होते हैं। In fact, each such a cell has got certain specific components within it known as a cell organelles. तो उसको हम क्या बोलते हैं? cell organelles. Each kind of cell organelle perform a special function. हर एक तरह का जो cell organelle है वो special function perform करता है। Now clearly up the waste material from the cell and so on, मतलब कि जो cell material है, waste material, वो भी हम देखते हैं और फिर वो क्या होता है थोड़े टाइम के बाद में डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेल के अंदर की ऐसी मैकेनिज्म है कि वो डिस्ट्रॉय होता है और न्यू सेल्स ग्रो हो जाते हैं। इसीलिए हम सेल को हमारी बॉडी का बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। तो ये यहां तक का जो मेन पार्ट था वो तो था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, मतलब कि सेल किसका बना हुआ है। तो व्हाट इज द
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, मतलब कि उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो कॉमनली अगर हम देखें तो इस पूरे इंट्रोडक्शन, मतलब कि अब जो ये टॉपिक है 5.2, इसके अंदर याद रखने जैसे सिर्फ एक ही चीज है कि सेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका बना हुआ है, तीन चीजों का। फर्स्ट वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड इज द न्यूक्लियस एंड द थर्ड वन इज द साइटोप्लाज्म। तो इन तीन चीजों का बना हुआ सेल हमें होता है। तो अब हमें जो देखना है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ outermost covering membrane or outermost layer. It is known as the plasma membrane. It is also known as the selectively permeable membrane, जिसको हम selective permeable membrane भी बोलते हैं। क्यों हम उसको selective permeable membrane बोलते हैं? तो जो भी मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करता है, परमिट करता है एंट्री एंड एग्जिट को सम मटेरियल्स, मतलब कि कुछ ऐसे मटेरियल्स जो सेल में इन और आउट करना चाहते हैं उनको परमिट करता है। इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, ये आपका एक साइंटिफिक रीजन का क्वेश्चन है जो आपको 2 और 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। और इस पूरे चैप्टर के अंदर दो आपके डिफरेंसेस है मेन डिफरेंस में। फर्स्ट डिफरेंस हमने देख लिया कौन सा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, और सेकंड डिफरेंस हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं हाउ डज द मूवमेंट, मतलब कि ये मूवमेंट कैसे करवाता है सब्सटेंसेस की। तो सम सब्सटेंस लाइक कार्बन और ऑक्सीजन, कुछ ऐसे सब्सटेंस जैसे कि कार्बन और डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो ये जो सब्सटेंसेस है सेल मेम्ब्रेन में वो पोसेस होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर। हमने हमारे पूरा मतलब आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में स्टडी किया हुआ है, जो हम करते हैं ना डेली, इनहेल और एक्सहेल वो। सो वी सो देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, यहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की, जो कॉन्सेंट्रेशन उसके रीजन के बारे मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन में जाता है, वर्क करता है उसी तरह। जैसे कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट, मतलब कि आपको एक एग्जांपल दिया है सेल्स के बारे में। अब ये एग्जांपल अगर हम इस बुक में से अगर पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपको इजी वे में समझा देती हूँ कि क्या है। अब देखिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो वो है 21%। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो है कम है। एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो है 0.03%, और हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज सेल्स में है वो हाईएस्ट अमाउंट में होता है, मतलब ज्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरमेंट में कम है तो उसको हम क्या करते हैं, आउटर साइड रिलीज करते हैं एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद में हम क्या करते हैं, तो जो ऑक्सीजन एनवायरमेंट में 21% है तो उस ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कम है। तो सिंपल वे में हम समझ ले कि जो भी सब्सटेंस है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन साइड में कन्वर्ट होता है, उस साइड में डायरेक्शन में मूव होता है। वाटर भी डिफ्यूजन के लॉ, इस लॉ को फॉलो करता है। वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। The movement of water molecule through such a selective permeable membrane is called a osmosis. और ये जो मूवमेंट है वाटर की सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब जो मूवमेंट है वाटर की मूवमेंट, the movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substances dissolved in water। वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंट्री और एग्जिट का जो वर्क है, तो उसके लिए उसके अंदर मतलब वाटर के अंदर कितनी अमाउंट में सब्सटेंसेस डिसॉल्व है उसके ऊपर डिपेंड्स है। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर from a region of high water concentration through a selective permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium is reached। मतलब कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक आता है।
अब देखिए इसके बेस पे, कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे, ऑस्मोसिस के बेस पे हम तीन उसकी पार्ट देखेंगे कि किस तरह हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे जो हम तीनों सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे, उन तीनों सॉल्यूशंस का नाम जो है, उसमें से एक सॉल्यूशन का नाम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड वन इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड द थर्ड वन इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। सो व्हाट इज मीन बाय द हाइपोटोनिक? तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इट मींस कि ऐसा सॉल्यूशन जो कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की साइड में जाता है। अभी सारे ही सॉल्यूशंस ऐसे जाते हैं। तो जो सेल को, मतलब कि आउटर साइड अगर कॉन्सेंट्रेशन हायर है और सेल के इनर साइड अगर कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि आउटर साइड से जो वाटर है वो सेल के इनर साइड में जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये जो प्रोसेस है आउटर साइड से इनर साइड में जाने की, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो मतलब कि एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि हमने ड्राई ग्रेप्स लिए और उन ड्राई ग्रेप्स को हम, जो हमारे पास में एक पानी से भरी हुई कटोरी है, तो उसके अंदर हम उन ड्राई ग्रेप्स को रख देंगे। तो क्या होगा, जैसे ही वो ड्राई ग्रेप्स मतलब कि पानी के अंदर रखेंगे हम, तो एक आध दिन, मतलब कि सुबह अगर हमने रखा है तो हम अगर शाम को उसको देखेंगे तो क्या हो जाएगी, वो ग्रेप्स फूल जाएंगी। तो अभी वो ग्रेप्स फूली क्यों? तो वो ग्रेप्स इसलिए फूली क्योंकि जो बाहर की साइड में कॉन्सेंट्रेशन था वो ज्यादा था पानी का, क्योंकि हमने पानी भरी हुई कटोरी ली है, और इनर साइड में मतलब कि ड्राई ग्रेप्स है, तो ऑब्वियसली इनर साइड, सेल की इनर साइड में कॉन्सेंट्रेशन नहीं है वाटर का, तो वो क्या करेगा, इनर साइड में कॉन्सेंट्रेट मतलब कि वाटर को इनटेक करेगा, इसलिए जो सेल है, जो ग्रेप्स है, वो क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी। तो आपको सिर्फ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर इतना याद रखना है कि वाटर गोज टू द आउटर साइड टू द इनर साइड, एंड दिस सॉल्यूशन इज नोन एज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और सेल गेटिंग स्वेल अप। तो इतना सा आपको इसमें याद रखना है। तो हम देख लेते हैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये हमें क्या बता रहा है। If the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, मतलब कि जो मीडियम है उसमें सेल से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है बाहर के मीडियम में, मीनिंग दैट द आउटर सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो सेल उस वाटर को गेन करेगा ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस, मतलब कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो दोनों ही तरफ, मतलब कि वाटर के इनर साइड भी, मतलब सेल के इनर साइड भी आने के लिए एबल है और सेल के आउटर साइड भी जाने के लिए वो एबल है। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल, परंतु जो पानी है वो सेल के इनर साइड ज्यादा आता है और सेल से बाहर बहुत ही रेयरली जाता है इस सॉल्यूशन में। द नेट रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर द सेल, और इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, जो वाटर है वो सेल के अंदर एंटर हो जाता है, और द सेल लाइकली टू स्वेल अप, और सेल हमें स्वेल अप मतलब फूला हुआ दिखता है। तो इसमें आप याद रखना एग्जाम्पल में कि पानी भरी हुई कटोरी में ड्राई ग्रेप्स डालनी है हमको, तो इससे आपको इजीली ये सॉल्यूशन याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो व्हाट इज मीन बाय द आइसोटोनिक सॉल्यूशन? Iso, it means equal. If the concentration of water is equal in the both side, it means कि अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही साइड में इक्वल है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो इट मीन्स इक्वल। सो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के अंदर, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, मतलब कि मीडियम ऐसा होना चाहिए जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल के जितना ही होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने एक पानी भरी हुई कटोरी ली है और उसके अंदर हम ग्रीन ग्रेप्स डालते हैं,
तो ग्रीन ग्रेप्स जो फ्रूट वाली आती है ना, वो वाली। तो जब हम उसके अंदर ग्रीन ग्रेप्स डालेंगे तो उस ग्रीन ग्रेप्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आउटर साइड भी वाटर है और ग्रीन ग्रेप्स है, तो इसलिए उसके इनर साइड में भी वाटर है। तो दोनों ही साइड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? इक्वल है। दैट्स वाई अगर दोनों ही साइड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा सॉल्यूशन है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इसमें सेल जो है वो अपनी सेम साइज में ही रहेगा, स्टे ऑन द सेम साइज। अब देख लेते हैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से। देयर विल बी नो नेट वॉल्यूम ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन से इक्वली वॉल्यूम उसका होता है बाहर के सॉल्यूशन का। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, मतलब कि वाटर जो है वो तो दोनों साइड जा सकता है, दोनों साइड डायरेक्शन क्रॉस कर सकता है, बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, मतलब जितनी अमाउंट अंदर आती है उतनी ही बाहर जाती है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सो देयर इज अ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब कि यहाँ पे कोई भी मूवमेंट वाटर की नहीं होती। द सेल विल स्टे द सेम साइज, सेल जो है वो सेम साइज पे रहता है। अब देखते हैं हम हमारा लास्ट सॉल्यूशन। याद रखना फ्रेंड्स, आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शॉर्ट नोट 2 और 3 मार्क्स में पूछी जा सकती है, और उसके साथ में 9th स्टैंडर्ड में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्कर में आपको कोई भी एक सॉल्यूशन की डिफाइन पूछी जा सकती है, या फिर तीनों सॉल्यूशन अगर एक साथ में पूछे तो वो 3 मार्कर क्वेश्चन आपका हो सकता है 9th में। और हो सकता है कि आपको डिफरेंस भी पूछ ले कि भाई हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का डिफरेंस बता दीजिए विथ वन एग्जांपल। तो चलिए अब हम देखते हैं हाइपरटोनिक मतलब क्या है। हाइपरटोनिक इट मींस इफ द मीडियम हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मतलब कि जो मीडियम है बाहर का उसमें सेल से बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन हायर है, आउटर साइड कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो इसका एक एग्जांपल हम देखें कि हमने नमक भरी हुई कटोरी ली है, अब हमने नमक भरा है कटोरी में और उसके अंदर हम ग्रीन फ्रूट्स वाली जो ग्रेप्स है, हमारी ग्रीन ग्रेप्स, उसको हम रखते हैं। बाहर जो है वो सॉल्ट है, तो सॉल्ट क्या करेगा? वो जो वाटर सेल के इनर साइड है उसको क्या कर लेगा? खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए जो मतलब वाटर इनर साइड में हायर कॉन्सेंट्रेशन है तो वो आउटर साइड में चला जाएगा जहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशंस है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इसके अंदर सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है, मतलब जो हमारी ग्रीन ग्रेप्स होगी वो हमें कैसी दिखे जाएगी? वो श्रिंक हो जाएंगी थोड़े टाइम के बाद में। तो अब देखते हैं, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन लो है सेल से, मीनिंग दैट इट इज अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका मीनिंग ये है कि वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, सेल जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को लूज करता है, और ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, वाटर फिर से दोनों ही साइड जा सकता था, पर अंदर की साइड ज्यादा है इसलिए वाटर क्या करेगा? सेल अपना वाटर लीव कर लेगा, और इसीलिए क्या होगा? सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। Thus, osmosis is a special case of diffusion through selectively permeable membrane। और ये जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब कि डिफ्यूजन की जो ये प्रोसेस है ये स्पेशल केसेस में हमें दिखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तीनों सॉल्यूशंस के बारे में। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यूक्लियस और सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं। तो थैंक यू एवरीवन।